फिल्म के स्टार्ट में हमें एक क्राइम सीन दिखता है जहाँ 3-4 लोगों की लाश थी। वहाँ पुलिस आई हुई थी और वहाँ तहकीकात चल रही थी। वहाँ जो पुलिस ऑफिसर रहता है उसे स्टोर रूम में बुलाया जाता है जहाँ एक लड़की की डेड बॉडी रहती है और उसकी बॉडी पर कोई भी खरोच या चोट का निशान नहीं था, लेकिन ऊपर मिली सारी डेड बॉडीज पर बहुत सी चोट और निशान थे। चूँकि उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती है तो पुलिस वाला उसका नाम जेन डो रख देता है और वो इस बॉडी को पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी के लिए रेफर कर देते हैं। अगले सीन में हमें एक लैब में एक पिता और बेटे को देखते हैं जो कि किसी जले हुए बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे होते हैं। यह लोग एक प्रोफेशनल कोरोनर थे जिनका पेशा ऑटोप्सी करने का था। बेटे का नाम अस्टिन और उसके डैड का नाम टॉमी था। इसके बाद बताया जाता है कि टॉमी इस काम में बहुत प्रोफेशनल थे और अपने बेटे को भी यही गुण सिखाते हैं। तभी वहाँ ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड उसे मिलने आती है और वो एक लाश को देखने की रिक्वेस्ट करती है। फिर वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है और टॉमी ऑस्टिन से कहते हैं कि वो किसी एक लाश को उसे दिखा सकता है। फिर अस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को एक लाश दिखाता है जिसके पैर पर एक घंटी बंधी हुई थी। तो अस्टिन की गर्लफ्रेंड उनसे पूछती है कि उनने इस लाश के पैरों पर घंटी क्यों बांधी है। तो इस बात पर टॉमी उसे बताते हैं कि पुराने जमाने में लोगों को पता नहीं चलता था कि इंसान की एक्चुअली में डेथ हो गई है या वो कोमा में चले गया है। तो अगर कोई इंसान जिंदा है तो वो शायद हिलेगा और घंटी बजेगी जिससे उन्हें पता चल जाएगा। मॉडर्न जमाने में लोग ये तरीका यूज नहीं करते हैं, लेकिन टॉमी पुरानी सोच वाले इंसान थे, इसीलिए वो आज तक ये घंटी उनके पैरों पर बांध देते हैं। इन सब बातों के बाद अस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन एक पुलिस वाला जेन डो की लाश को ले आता है। पुलिस टॉमी और अस्टिन को इस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक देने के लिए बोलता है, इसलिए अस्टिन डेट पर जाना कैंसिल कर देता है ताकि वो अपने डैड की मदद कर सके। अब जब बाप बेटे जेन डो की ऑटोप्सी करते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेन डो की बॉडी पर कोई फिजिकल टच या चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी कलाई और टखने की हड्डियां टूटी हुई थी। जेन डो की जीभ कटी हुई थी और उसका एक दांत भी मिसिंग था। इन सब के अलावा जब टॉमी उसके शरीर को चेस्ट से कट करता है तब अंदर के बॉडी पार्ट जैसे कि फेफड़े एकदम जले हुए थे, मानो उसको किसी ने भट्टी में जला दिया हो, लेकिन बाहर से शरीर में एक स्क्रैच तक नहीं था। उसकी बॉडी को अंदर के कई सारे पार्ट्स में कट्स और जलने के निशान थे, मानो किसी ने उसकी बॉडी को अंदर से चोट पहुंचाई थी। इन सब के अलावा बॉडी की हालत देखकर लग रहा था कि उसकी अभी अभी डेथ हुई है, लेकिन उसकी आंखों का रंग ग्रे था जो कि ये बताती है कि उसकी डेथ कई महीनों कई सालों पहले हो चुकी थी। और फिर अस्टिन नोटिस करता है कि जेन डो की कमर उसकी बॉडी की तुलना में काफी ज्यादा पतली थी जो कि नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि ऐसा कई सौ साल पहले हुआ करता था जब लड़कियां जिंदगी भर कॉर्सेट पहना करती थी जिससे उनकी कमर पतली हो जाए। तो इस बॉडी की आगे ऑटोप्सी करने पर टॉमी को बॉडी पर एक जिम्सन वीड प्लांट मिलता है जो कि इंसानों को पैरालाइज कर देता है। ये प्लांट इस एरिया में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये नॉर्थ में पाया जाता है। और इसी दौरान रेडियो अपने आप स्टेशन चेंज करने लगता है और बार बार एक खास सॉन्ग पर आकर रुक जाता है। उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। इसके अलावा अस्टिन को फील होता है कि हॉल में कोई खड़ा है और वो चेक करने आता है तो उसकी बिल्ली मरी हुई मिलती है। रेडियो पर न्यूज रिपोर्ट आती है जहां बताते हैं कि उनके एरिया में एक बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है। अस्टिन टॉमी को बार बार बोलता है कि आगे की ऑटोप्सी कल सुबह भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन टॉमी इस काम को आज ही खत्म करने की जिद करते हैं। तो आगे ऑटोप्सी करने पर वो मिसिंग दांत एक कपड़े में लिपटा हुआ उसके पेट में मिलता है। उस कपड़े के अंदर रोमन न्यूमेरिकल्स लिखे हुए मिलते हैं। तो टॉमी अब जेन डो की स्किन उसकी बॉडी से अलग करता है तो उसकी स्किन के अंदरूनी भाग पर कुछ रिलीजियस सिंबल और नंबर बने थे। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी चमड़ी पर टोना टोटका यानी काला जादू किया था, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि कोई ऐसा कैसे लिख सकता है। तभी अचानक उस रूम की सारी लाइट फूट जाती है और वहां पर गुप्त अंधेरा हो जाता है। जब वो लोग इमरजेंसी लाइट जलाते हैं तो देखते हैं कि जेन डो की लाश को छोड़कर उस लैब की सारी लाशें गायब हो जाती हैं। इन सब बातों के दौरान एक अनजान साया टॉमी पर हमला कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है। फिर वो दोनों वहां से निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन लैब की लिफ्ट खराब हो जाती है और एग्जिट डोर तूफान के कारण पेड़ गिरने से ब्लॉक हो जाता है। यह सब देखकर टॉमी समझ जाता है कि जेन डो के अंदर कोई शैतानी शक्ति का साया है और वो जेन डो को जलाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश के दौरान जेन डो की बॉडी में तो आग लग जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये आग पूरी लैब में भी फैल जाती है, जिसके कारण ऑस्टिन फायर एक्सटिंग्विशर के सहारे उस आग को बुझा देता है। लेकिन फिर जब वो आग बुझती है तो सरप्राइजिंगली जेन डो की बॉडी कहीं से भी जली हुई नहीं थी। तभी अचानक एलिवेटर में पावर आ जाती है और दोनों बाप बेटे लिफ्ट की तरफ भागते हैं।
लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वो उसके डोर को बंद करने की लाख कोशिश करते हैं, तभी उन्हें घंटी सुनाई देती है। यह वही घंटी होती है जो डेड बॉडी के पैरों पर बांधी जाती है और टॉमी को एक लाश उनकी तरफ आती हुई दिखती है। हड़बड़ी में उस बॉडी पर एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देते हैं और जब ऑस्टिन बाहर निकलता है कि यह कोई लाश नहीं उसकी जीएफ थी जो कि उन्हें खोजते हुए वहां वापस आई थी। एमा मर चुकी थी और ऑस्टिन उस हादसे को देख काफी रोता है। वो लोग अब समझ चुके थे कि जेन डो उन्हें भी मार देगी और इसीलिए वो एक बार फिर पोस्टमार्टम वाले रूम में जाते हैं ताकि उन्हें जेन डो के बारे में और भी पता चल सके। तो ऑटोप्सी के लास्ट फेज में जब टॉमी जेन डो के ब्रेन के सेल्स को चेक करता है तो वो उन सेल्स को एक्टिव पाता है, जिसका मतलब था कि उसका दिमाग अभी भी जिंदा है। फिर उसके पेट में मिले कपड़े को और बारीकी से चेक करने पे उन्हें वहाँ लेविटिकस 20 लिखा हुआ दिखता है जो कि बाइबल में विचेस को कंडेम करने के बारे में है। इसमें ईयर 1963 का जिक्र है जब नॉर्थ में सलेम विच ट्रायल्स चला करती थी। इन ट्रायल्स में मासूम लड़कियों को डायन करार देकर उन पर बहुत ही क्रूर प्रक्रिया की जाती थी। ये सब पता चलने के बाद तो टॉमी समझ जाता है कि जेन डो भी उन मासूम लड़कियों में से ही थी जिन पर ये ट्रायल किया जाता था और वो अब सच में डायन बन गई है जो कि अब अपना बदला लेना चाहती है। मतलब कि जेन डो साल 1693 से आज तक इस हालत में पड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये जिंदा शैतानी शरीर है। अब चूंकि इन दोनों ने इस शरीर को पूरी तरह से चीर फाड़ दिया था तो वो भी उन्हें ऐसे ही जख्म देगी। टॉमी जेन डो के शरीर से बोलते हैं कि वो उसे मार दे और उसके बेटे ऑस्टिन को छोड़ दे, यानी कि वो खुद के बेटे के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना चाहते थे। ऐसा बोलने के ठीक बाद ही टॉमी की कलाई और टखने की हड्डी उसी तरह से टूट जाती है जैसे कि जेन डो की टूटी हुई थी। फिर टॉमी के शरीर में वैसे ही घाव होने लगते हैं जैसे कि उन्होंने पोस्टमार्टम के दौरान जेन डो को दिए थे। जेन डो की बॉडी अपने आप ही हील कर रही थी। टॉमी अपने बेटे को उन्हें मार डालने के लिए बोलता है ताकि उनकी मौत आसानी से हो जाए। तो ऑस्टिन रोते रोते अपने डैड को इस दर्द से बचाने के लिए अपने हाथों से ही मार डालता है। फिर वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे एक आवाज सुनाई देती है और आवाज का पीछा करते हुए उसे अपने पिता की बॉडी फिर से दिखती है और इस दृश्य को देखकर ऑस्टिन हैरान हो जाता है और उसी दौरान वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अगले सीन में पुलिस घर में आती है और वो एक बार फिर कंफ्यूज थी क्योंकि ये दृश्य भी एकदम वैसे का वैसा ही था जैसे कि फिल्म के स्टार्ट में हमें देखने को मिला था, जहां पर 4 लाशें थी। 3 लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी और जेन डो की लाश एकदम साफ सुथरी अनछुई जिस पर एक भी खरोच का निशान नहीं था, मानो उसका पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं किया गया हो। जेन डो उन तीनों को मारकर अपने शरीर को पूरी तरह ठीक कर चुकी थी। तो इसके बाद जेन डो की लाश को दूसरी जगह ऑटोप्सी करने के लिए ले जाया जाता है जहां एम्बुलेंस में रेडियो पर फिर वही गाना बजता है। इसके बाद कैमरा उसके पैरों की तरफ जाता है जहां पर उसकी उंगलियां हिलती हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।